नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कई रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि इजरायली सेना मानवीय गलियारे के जरिए से दक्षिण से भाग रहे विस्थापित लोगों को गिरफ्तार कर रही है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी OCHA का कहना है कि गिरफ्तारियां मुख्य ट्रैफिक मार्ग सलाह अल-दीन स्ट्रीट से की जा रही हैं। इजरायली सैनिकों द्वारा फिलिस्तीनियों के साथ मारपीट करने, लोगों को नग्न करने और अन्य प्रकार की हिंसा के आरोप भी सामने आ रहे हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि लोगों को कथित तौर पर पहचान पत्र दिखाने और चेहरे की पहचान स्कैन कराने का आदेश दिया जाता है। मोहम्मद अबू सलमिया ने अल जजीरा अरबी को बताया है कि गजा के सबसे बड़े अस्पताल पर छापेमारी जारी है। पूरे परिसर में कई इमारतों में इजरायली सेना तैनात है। उन्होंने कहा कि कब्जे वाली सेना मरीजों की मदद के लिए ईंधन लाने की परवाह किए बिना डायलिसिस भवन में है। उन्होंने कहा कि मरीजों का इलाज करने के लिए फार्मेसी तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये हर आने जाने वाले को गोली मार देते हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों की हालत डॉक्टर नहीं जान पा रहे हैं और कहा कि वो वहां समय से पहले इलाज किए जा रहे बच्चों की स्थिति से अनजान हैं। अबू सलमिया ने कहा कि अस्पताल पर हमले के बाद से इजरायली सेना के किसी भी व्यक्ति ने उनसे संपर्क नहीं किया है और अंदर पानी, बिजली और ऑक्सीजन पूरी तरह से बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी सेवाएं बंद होने के बाद मरीजों के घाव काफ़ी सड़ने लगे हैं और मौत की गंध हर जगह फैल रही है। WHO के महानिदेशक का कहना है कि गजा शहर के अल-शिफा अस्पताल में इजरायल की सैन्य घुसपैठ पूरी तरह से अस्वीकार्य है। टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसस ने कहा कि अस्पताल युद्ध के मैदान नहीं है। हम स्टाफ और मरीजों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। उनकी रक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि एक बात स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, एम्बुलेंस और मरीजों को युद्ध के सभी कृत्यों से सुरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि पिछले 24 घंटों में गजा में 2 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि जमीनी हमला शुरू होने के बाद से मारे गए सैनिकों की कुल संख्या 51 हो गई है। विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाली पाकिस्तान टीम में अब बड़ा फेरबदल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने क्रिकेट के सभी 3 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने इसकी जानकारी एक ट्वीट में दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो 3 फॉर्मेट में बतौर खिलाड़ी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे और अपने अनुभव और समर्पण से नए कप्तान और टीम का पूरा समर्थन करेंगे। विराट कोहली ने बुधवार को इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने ही आदर्श सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कोहली ने बुधवार को 50वां शतक जड़ा है। उन्होंने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वां शानदार शतक जड़ा। बता दें, इससे पहले कोहली ने इसी विश्व कप के लीग मैचों में तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। कोहली ने यह 50 शतक 279 इनिंग में बनाए हैं, जबकि 49 शतक बनाने के लिए तेंदुलकर को 452 इनिंग्स खेलने पड़े थे। हालांकि पारियों की तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि तब से क्रिकेट बदल गया है। सचिन तेंदुलकर ने 50वां वनडे शतक जमाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। भारतीय पारी के बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा कि हम सभी को उन पर गर्व है। उनका करियर अविश्वसनीय रहा है। तेंदुलकर ने उस दौर को भी याद किया जब विराट कोहली पहली बार भारतीय ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बने थे। तेंदुलकर ने कहा, बाकी खिलाड़ियों ने उनके साथ प्रैंक किया और कहा कि आप उनके यानी तेंदुलकर के पैर छू, ये आपके करियर के लिए अच्छा होगा। इस पर मैं हंस रहा था और आज उनका करियर जिस मुकाम पर है उसे देखकर हम सभी को उन पर गर्व है। वहीं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद डेविड बेकहम ने भी विराट कोहली की तारीफ की। बेकहम ने कहा कि वो पहली बार भारत आए हैं और उनके लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने एक चुनावी जनसभा में पीएम मोदी और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जहां भी आते हैं मुझे गालियां देते हैं। ये अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले ही अपना लक्ष्य बता दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब अडानी की गारंटी। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की गारंटी कहती है कि अडानी जी, आपको जो भी चाहिए आपका मित्र नरेंद्र मोदी आपके हवाले कर देगा। राहुल ने कहा कि भाजपा ने जितना पैसा जनता से लिया है, हमें उतना ही पैसा किसानों, मजदूरों और महिलाओं, गरीबों की जेब में डालना है। अगर भाजपा अडानी को 1 रुपया देती है तो यहाँ की जनता के खाते में 1 रुपया हम देंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था इन्हीं किसानों, मजदूरों, महिलाओं और गरीबों से चलती है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेता उमा भारती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उमा भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमा भारती लोधी समाज से बीजेपी को वोट न देने की बात करती नजर आ रही हैं।
साथ ही आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने लोधी समाज को कमजोर करने की कोशिश की है। लोधी समाज को हमेशा नकारा है, इसलिए पूरे प्रदेश से खासकर लोधी समाज के लोगों से अपील करती हूं कि चुनाव में भाजपा को सबक सिखाना जरूरी है। लोधी समाज बीजेपी को वोट ना दे। इस वीडियो को कांग्रेस नेता और बाकी लोग लगातार सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो अभी का नहीं है। दैनिक भास्कर के अनुसार ये वीडियो 28 जनवरी 2023 का है, जब उमा भारती शराबबंदी नीति की मांग कर रही थी और धरने पर बैठी हुई थी। हालांकि उमा भारती आजकल बीजेपी से नाराज हैं और पहले ही कह चुकी हैं कि अब मेरी मध्य प्रदेश में कोई भी सभा नहीं होगी। इससे पहले भी महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी को वो निशाने पर ले चुकी हैं और ओबीसी महिलाओं को जोड़ने की बात कह चुकी हैं। प्रियंका गांधी द्वारा सिंधिया पर हमला करने के बाद सिंधिया ने ट्वीट कर हमला बोला है। सिंधिया ने लिखा है कि प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं, तो इन दो परंपराओं के फर्क को समझने की उनमें क्षमता हो, इसकी आशा मैं नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी थी, और किसने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर उन्हें भारतीय जमीन ही भेंट के रूप में दे दी। किस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई थी, और आज भी किस परिवार की वर्तमान पीढ़ी स्वयं विदेशी मंचों पर जाकर देश को बदनाम कर रही है। सिंधिया ने कहा कि काबिलियत को कद से तोलने वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले कृपया स्वयं आईने में झांक लें। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि पुनः आपका सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश से जनता करने जा रही है। मध्य प्रदेश में बुधवार को प्रचार का अंतिम दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने दतिया में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर वो एक अलग ही मिजाज में नजर आईं और उन्होंने पीएम मोदी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा पर जमकर चुटीले प्रहार किए। प्रियंका गांधी ने सिंधिया को लेकर कहा कि इनके सारे नेता बड़े विचित्र हैं। सिंधिया जी भले ही कद में छोटे पड़ गए हों, लेकिन उन्हें अहंकार में बहुत बड़े हैं। जब तक उन्हें महाराज ना कहो तब तक वो कुछ काम ही नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की परंपरा को अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबल की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपकी पीठ में छुरा भोंका है और बनी बनाई सरकार को गिरा दिया है। वो सरकार आपने बनाई थी, आपके साथ धोखा हुआ है। प्रियंका गांधी ने आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि उनका काम है कानून का पालन कराना, लेकिन वो दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं और कौन क्या पहन रहा है इसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन किसानों और आम आदमी की कोई चिंता नहीं है। वहीं शिवराज सिंह चौहान पर तीर चलाते हुए प्रियंका ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा जी एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो आसानी का रोल पकड़ लेते हैं। पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटक गए तो इतनी लंबी लिस्ट ले गए कि मुझे गालियां देते हैं, यहाँ भी वो लिस्ट लेकर आए, रोते ही रहते हैं। आपने सलमान खान की पिक्चर देखी होगी, तेरे नाम, जिसमें सलमान शुरू से आखिर तक रोते ही रहते हैं। प्रियंका ने तंज करते हुए कहा कि मैं तो कहती हूँ कि मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं जिसका नाम रखेंगे मेरे नाम। उन्होंने कहा कि मोदी जी आदमी की पहचान में टॉप क्लास हैं, दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लिया है। 66 भारतीयों के द्वारा साइप्रस के गोल्डन पासपोर्ट होने की रिपोर्ट में विनोद अडानी का नाम भी है। इसी को लेकर अब राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अमृत काल में परम मित्र के भाई भारत छोड़कर क्यों भागे। गोल्डन पासपोर्ट मतलब चोरी का सुनहरा मौका। जनता का पैसा चुराओ, शेल कंपनी बनाओ और विदेश में उड़ जाओ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में गौतम अडानी से भी ज्यादा बार जिन विनोद अडानी का नाम आया था, अब वो फिर से चर्चा में हैं। वो उन भारतीय उद्योगपतियों में से हैं जिन्होंने साइप्रस में गोल्डन पासपोर्ट हासिल किया था। ये साइप्रस में दुनिया भर के अमीरों को निवेश को बढ़ावा देने की एक योजना थी। ये योजना भारतीय धनाढ्यों की पसंदीदा थी, यानी ऐसी जगह है जहां हजारों करोड़ रुपए निवेश करने पर कई तरह की जांच पड़ताल से तो छूट थी ही, उनको साइप्रस की नागरिकता भी दी जाती थी। फ्लोटिंग ऑफशोर कंपनियों के लिए साइप्रस अमीर भारतीयों और एनआरआई की भी पसंदीदा है। ये जगह उन लोगों को भी पसंदीदा है जो कई देशों में आपराधिक आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए इसकी नागरिकता हासिल करना चाहते हैं। 2007 में शुरू की गई गोल्डन पासपोर्ट योजना को साइप्रस में निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसने आर्थिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साइप्रस की नागरिकता देने की सुविधा दी, जिससे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार साइप्रस सरकार द्वारा 2022 के ऑडिट से पता चला कि कुल 7,327 व्यक्तियों को साइप्रस पासपोर्ट के लिए मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 3,570 निवेशक थे और बाकी उनके परिवारों के मेंबर्स थे। 2020 में से आखिरकार तब बंद कर दिया गया जब इस पर कथित दुरुपयोग और आपराधिक आरोपों, संदिग्ध चरित्र वाले लोगों के नाम सामने आए। द इंडियन एक्सप्रेस ने अब इस पर एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि 66 भारतीयों ने साइप्रस के गोल्डन पासपोर्ट को हासिल किया। इनमें पंकज ओसवाल, रियल एस्टेट कारोबारी सुरेंद्र हीरानंदानी और गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का भी नाम है। ये विनोद अडानी वही हैं जिनका नाम हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा उछला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि विनोद अडानी की विदेशों में कई शेल कंपनियां हैं जिनके जरिए वो गौतम अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमतें मैनिपुलेट करते हैं। विनोद अडानी का नाम पहले इंडियन एक्सप्रेस ICIJ की ऑफशोर जांच में सामने आया था। सबसे पहले 1994 में बहामास में GA इंटरनेशनल इंक नाम कंपनी की स्थापना के लिए 2016 के पनामा पेपर्स में उनका नाम आया था। राजस्थान में बुधवार को बड़ी खबर सामने आई है और बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। दरअसल भाजपा नेता अमीन पठान कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अमीन पठान ने कहा कि पिछले 25 साल से मैं भाजपा का कार्यकर्ता, पार्षद, विभिन्न बोर्डों का अध्यक्ष रहा हूं। ऐसा लगता है कि केवल गुजरात के कुछ लोगों और उद्योगपतियों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। ये वो भाजपा नहीं है जिसकी विचारधारा और जिस नीति के तहत हम उसमें शामिल हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि अब अटल बिहारी वाजपेयी और भैरव सिंह शेखावत जैसे नेता नहीं है। ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने किए वादों से भटक गई है। उससे आहत होकर मैंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। अशोक गहलोत ने किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए काम किया है। इसे देखते हुए मैंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। राजस्थान में कांग्रेस फिर जनता और बीजेपी को साफ संदेश दे रही है कि पार्टी में कोई फूट नहीं है। इसी क्रम में पहले कांग्रेस ने राजस्थान में गहलोत के साथ सचिन पायलट का पोस्टर्स लगाए और अब गहलोत ने ट्विटर पर एक फोटो साझा किया है। इसमें गहलोत, पायलट और कांग्रेस के बाकी नेता बैठे हुए हैं। फोटो में पायलट बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और गहलोत और बाकी नेता सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ गहलोत ने लिखा है कि एक साथ जीत रहे हैं हम फिर से। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में मंगलवार को भारत राष्ट्र समिति यानी BRS और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार नागार्जुन सागर क्षेत्र में हुई इस झड़प में नलगोंडा भाजपा जिला अध्यक्ष के श्रीधर रेड्डी पर कथित तौर पर BRS कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हमले की निंदा की है। तेलंगाना भाजपा प्रमुख ने एक बयान में कहा कि नागार्जुन सागर में उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने BRS उम्मीदवार के निर्वाचित होने के बाद नेलीकल लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक परियोजना पूरी नहीं हुई है। बयान में कहा गया है कि इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने मंगलवार को नागार्जुन सागर में केसीआर की जनसभा के विरोध में श्रीधर रेड्डी ने नीलीकल में धरना दिया। इससे चिढ़कर BRS के गुंडों ने दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हमला कर दिया। श्रीधर रेड्डी को इलाज के लिए नलगोंडा के रिम्स में भर्ती कराया गया है। पीएम मोदी बुधवार को झारखंड के खूंटी जिले में स्थित उलिहातू पहुंचे, जहां आदिवासियों के बीच भगवान का दर्जा रखने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। पीएम मोदी ने झारखंड में आदिवासियों के कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान किया है। 15 नवंबर को हर वर्ष बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की जन्मभूमि पर पहुंचकर आदिवासियों के लिए कई अहम योजनाओं को शुरू करने की बात कही है। साथ ही अब तक उनके लिए किए गए कामों की भी चर्चा की है। पीएम भले ही झारखंड में बिरसा मुंडा की जयंती पर पहुंचे हों और वहां सभा करके घोषणाएं की हैं, लेकिन इसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव से जोड़ा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां और राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि पीएम के इस दौरे और घोषणाओं का असर इन 3 राज्यों को चुनाव में हो सकता है। उनका आरोप है कि पीएम ने ये घोषणाएं इन चुनावी राज्यों के आदिवासी वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए की हैं। पीएम मोदी के द्वारा राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहने के बाद संजय राउत ने जवाब दिया है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहना, इससे लगता है कि उन्होंने देश की राजनीतिक हवा को पहचान लिया है। ये उनके अंदर डर है कि राहुल गांधी देश पर छा गए हैं। 5 राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी भी छा गए और बीजेपी की बुरी तरह हार होने जा रही है। राहुल गांधी जी को मूर्ख कहने वालों को सोते वक्त राहुल दिखते हैं, सोने के बाद उठने के वक्त राहुल दिखते हैं और खाते पीते राहुल दिखते हैं। इसलिए दिखता है कि उनके अंदर राहुल गांधी को लेकर डर है कि ये नेता 2024 में देश का प्रधानमंत्री होगा और पूरा हिसाब किताब हमसे ले लेगा। और अगर आप अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हो तो आपके कहने से आप ज्ञानी नहीं बन जाते हैं।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।